दोस्तों नमस्कार। आज देखिए EHI-06 का फिर एक नया वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे चीन में राष्ट्रवाद के उत्थान की विवेचना और चीन और जापान का युद्ध के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी नया स्टूडेंट इस वीडियो को चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा वीडियो। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए EHI-06 जो कि है चीन और जापान का इतिहास। टाइम पीरियड है 1840 से 1949 के बीच का। 1840 से 1949 के बीच के पीरियड का काल के बारे में हम चीन और जापान का इतिहास पढ़ते हैं। इस बीच में क्या क्या घटित हुआ, उन सारी चीज़ों की बारे में हम EHI-06 में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। देखिए चीन में राष्ट्रवाद के उत्थान की विवेचना कीजिए। चीन में जो है राष्ट्रवाद किस तरह से उभरा, उसका विवेचना करना या चर्चा करना है। आइए देखते हैं इसका उत्तर। देखिए राष्ट्रवाद का विचार था राष्ट्रत्व की अवधारणा में चीनी जनता की चिंतन प्रक्रिया में अपना स्थान यूरोप की अपेक्षा कहीं बाद में बनाया गया। मतलब यूरोप की अपेक्षा में कहीं पहले चीन में राष्ट्रवाद का उत्थान या राष्ट्रत्व का उत्थान हो चुका था। चीन में राष्ट्रवाद के 3 विभिन्न लेकिन परस्पर संबंध तत्व रहे हैं। देखिए चीन में जो है राष्ट्रवाद के 3 प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। चीन में किस तरह से राष्ट्रवाद था, आइए हम देखते हैं। तो ऐसे ऊपर कर लेते हैं। देखिए पहला क्या था, पहले राष्ट्रवाद का अर्थ होता था साम्राज्यवाद का विरोध और उससे संघर्ष करना। मतलब चीन के लोग ये समझते थे राष्ट्रवाद के बारे में, साम्राज्यवाद का विरोध करना और उससे संघर्ष करना ही राष्ट्रवाद है। दूसरा क्या था, राष्ट्रवाद एक ऐसा मजबूत, आधुनिक और केंद्र केंद्रित राष्ट्रीय राज्य की मांग करता था जो न केवल साम्राज्यवाद को पीछे धकेल दे बल्कि देश की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में उनकी नई आकांक्षाओं को आगे भी बढ़ाए। चीन के लोग का ये राष्ट्रवाद के बारे में मानना था। तीसरा क्या था, राष्ट्रवाद का अर्थ होता था मंचू यानी चिंग वंश को उखाड़ फेंकना। उस टाइम जो चिंग वंश था उसको उखाड़ फेंकना ही चीन के लोग राष्ट्रवाद समझते थे। आइए देखते हैं साम्राज्यवाद का विरोध। इसी में देखिए साम्राज्यवाद का प्रतिरोध 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों प्रभुसत्ता के अधिकारों की बहाली प्रत्येक प्रबुद्ध चीनी का आदर्श वाक्य बन गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में प्रभुसत्ता के अधिकारों की बहाली जो प्रत्येक चीनी का आदर्श वाक्य बन गया था। 19वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और प्रभुसत्ता के अधिकार जैसे पश्चिमी देश के जो सरकारी दस्तावेज थे, दस्तावेजों में आ गए थे। मतलब पश्चिमी सरकार के जो काम क्रिया का जो था वो दस्तावेज, मतलब एक लिखित दस्तावेज में आ गया था। कुछ ही वर्षों में वे चीनी शब्द भंडार के अभिन्न अंग बन गए। अफीम युद्ध के समय से पहला अफीम युद्ध कितना हुआ था, 1839 ईस्वी में। जो आपको हम ये क्वेश्चन बता दिए, अफीम युद्ध का पृष्ठभूमि क्या हुआ था, उसका क्या प्रभाव पड़ा था चीन पे। वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, EHI-06 का फाइल बना हुआ, वहाँ से देख सकते हैं। समय से चीन पर बाहरी आक्रमण होते रहे। मतलब अफीम युद्ध के बाद से चीन पे बाहरी आक्रमण होता रहा है और प्रत्येक युद्ध का अंत एक समान संधि के साथ हुआ। युद्ध का जो अंत होता था एक संधि के द्वारा किया जाता था और चीन को विजेता ताकतों जो चीन से जीतता था को मतलब चीन को हर्जाना देना पड़ता था जो चीन से जीतता था। विशेषाधिकार और क्षेत्रीय रियायतें, मतलब क्षेत्र में अपना क्षेत्र को कुछ भाग उनको देना होता था या व्यापार करने के लिए तक देनी पड़ी। 1894-95 के चीन जापान युद्ध, आइए आगे देखते हैं। देखिए चीन जापान युद्ध ने
चीन को कमजोरी का पर्दाफाश कर दिया। जब चीन जापान से हार गया था तो चीन का कमजोरी का पर्दाफाश हो गया था, सब देशों के सामने आ गया था और चीन के जनता के सामने भी। वह किसी को किसी बात के लिए भी इनकार नहीं कर सका। जब जापान से चीन हार गया था तो वहाँ का मंचू वंश की सरकार थी। जो लोग जापान के लोग को चीन के लोग हीन भावना से देखते थे। जब वो देखा कि एक छोटा सा देश से चीन हार गया तो वो अपने सरकार के विरोध में कई जगह पे प्रदर्शन करने लगे। देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं और देखते हैं उसके बारे में। वह किसी को किसी बात के लिए भी इनकार नहीं कर सका। जब चीन हार गया था तो कोई भी रियायतें कुछ मांग करता था या कोई भी देश जो जीतता था वो मांग करता था, उसके लिए चीन मना नहीं कर सकता था। इस युद्ध को तुरंतगामी परिणाम रियायतों के लिए छोड़ होड़ या भगदड़ के रूप में सामने आया। बक्सर विद्रोह को कुचलने के 8 वर्षों के अभियान के बाद चीन में कुछ साम्राज्यवादी ताकतों की निरंकुश लूट मार देखने में आती है। चीन की अतिक्रमण रोक पाने में असमर्थ होने के बावजूद इस समय देश को मजबूत करने और तमाम हाथ से निकली चीज़ों को फिर से अपने हाथ में लेने के बारे में चीन में कहीं अधिक दृढ़ संकल्प की स्थिति थी। अब मानना मतलब मानहानि की स्थिति के 8 वर्षों का हिसाब तो चुकता होना ही था चीन को। जो 8 वर्षों में बक्सर विद्रोह को दबाने का कोशिश किया, उससे जो विरोधाभास जो चीन के लोग में था, उसका हिसाब तो मंचू वंश को देना ही था। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, जब जापान से चीन हार गया था तो चीन ने भी कुछ अहम कदम उठाया था। देखिए, रूस में मंचूरिया पर कब्जा कर लिया था, लेकिन चीन ने रूस के मंचूरिया शहर पर कब्जा कर लिया था। लेकिन 1905 में जापान के हाथों हार जाने के बाद इसकी ताकत कम पड़ गई। चीन की ताकत कम पड़ गई। चीनियों ने समय नहीं गंवाया। उन्होंने मंचूरिया में प्रवास की गति बढ़ा दी। प्रवास मतलब वहाँ चीन के लोगों को बसाने के लिए अपना गति बढ़ा दिया और वहाँ प्रशासनिक तंत्र की फिर से संरचना की, मतलब फिर से जो सरकार के कर्मचारी थे उसको फिर से नया बहाली किया। रूस ने क्योंकि अपने ध्यान अब मंगोलिया पर लगा दिया था। रूस जो था उस टाइम मंगोलिया के लोगों मतलब मंगोलिया आक्रमण पे अपना ध्यान लगा दिया था। चीन ने इसकी प्रतिक्रिया में अपने इस अधीनस्थ राज्य पर पूरी प्रभुसत्ता जमा दी। यह उसने इस प्रकार किया। कैसे किया वो देखिए। मंगोलिया में चीनियों के प्रवास को बढ़ावा देकर, स्थानीय अधिकारियों को रूसी प्रभाव को समाप्त करने का आदेश देकर, योग और आधुनिक मानसिकता वाले अधिकारियों के अधीन एक ऐसी किस्म का प्रशासन कायम करके और चीनी छावनी की सेनाओं को बाहर भेजकर, मतलब चीन के लोग इस पे मंचूरिया पे अपना अधिकार जमाने के लिए चीन ने ये कार्य उठाया। क्योंकि चीन जान रहा था कि हम जापान से हार गए थे, तो मंचू सरकार भी अपना चीन के लोग को देखिए ये कार्य किया। चीनी सरकार ने ये उपाय इस व्यापक भय के कारण किए थे कि चीन का बंटवारा होने की आशंका थी। चीन ने ये कदम इसलिए उठाया था कि चीन देख रहा था चीन का बंटवारा हो सकता है, इसलिए ये कदम उठाया गया। आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे आम जनता में भी पश्चिम और जापान के मंसूबों की तीखी प्रतिक्रिया हुई। स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इन मुद्दों पर चर्चा हुई। अनेक जगहों पर प्रदर्शन और सभाओं के माध्यम से विदेशी ताकतों के मंसूबे की निंदा की गई। देखिए, अधिक जबरदस्त विरोध बहिष्कार अधिनियम के विरोध में 1905 का अमेरिका विरोधी बहिष्कार हुआ। 1908 में
तात्रुमार कांड को लेकर होने वाला जापान विरोधी बहिष्कार भी थे। देखिए, राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण, चीन में जो था राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण किस तरह हुआ था। देखिए, राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रवाद केवल साम्राज्यवाद का विरोधी ही नहीं था, बल्कि इसमें प्रांतवाद और क्षेत्रवाद पर विजय भी निहित था। पतनशील मंचू शासन ने जो सुधार के प्रयास किए, उनके एक अंग के रूप में चीन में सुकियांग को छोड़कर और सभी जगहों पर प्रांतीय सभाएं कायम की गई। ये सभाएं वाद विवाद और विमर्श का मंच बन गई और इन्होंने राष्ट्रभक्त लोगों को एक जगह पर लाने का काम किया। एक जाने माने लेखक के अनुसार इस प्रांतवाद ने राष्ट्रवाद के उदय को सुगम बनाया। अनेक स्थानीय मुद्दों पर जो भी विचार विमर्श चला, उससे साम्राज्यवाद के प्रतिरोध से संबंधित मुद्दों की ओर ध्यान देने की स्थिति बनी। देखिए, मंचू विरोधी भावनाएं, 1644 से चीन पर राज कर, आपको बताएं कि उस टाइम जो चीन के लोगों का ये मानना था कि सरकार का विरोध ही राष्ट्रवाद है, जिस कारण मंचू वंश का विरोध करना भी वो लोग राष्ट्रवाद समझते थे। 1644 से चीन पर राज करने वाले चिंग वंश यानी मंचू वंश प्रजाति था या नस्ल की दृष्टि से उन हान चीनियों से भिन्न था जो देश की आबादी का 4% थे। हान जो था वो चीन के मतलब जितना भी जनसंख्या उसका 4% था। चिंग वंश के लोग मंचूरिया प्रांत की मंचू प्रजाति के थे, जो कि संख्या की दृष्टि से नगण्य थे, और वंश कमजोर होने लगा तो वंश विरोधी भावनाएं जातीय अर्थों में अभिव्यक्त की जाने लगी। यह हो गया राष्ट्रवाद देख लिए चीन में। आइए देखते हैं चीन और जापान का युद्ध के बारे में क्या परिणाम हुआ था। देखिए, चीन जापान युद्ध के प्रभावों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपको 12 नंबर में पूछ सकता है। इससे पहले चीन राष्ट्रवाद जो बताया है वो आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, चीन जापान युद्ध का अंत जो हुआ शिमोनोसेकी संधि के थ्रू हुआ था। शिमोनोसेकी संधि के साथ ही सन 1894-1895 ईस्वी के चीन जापान युद्ध का अंत हो गया, परंतु इस युद्ध का प्रभाव चीन और जापान पर गहरा पड़ा। देखिए, पश्चिमी शक्तियों पर प्रभाव, जब देखा कि चीन बुरी तरीक़ा से इस युद्ध में हार गया है, तो पश्चिमी शक्ति भी जो पहले वहाँ व्यापार करने के लिए आती थी, अब चीन को लूटना शुरू कर दिया था। दूसरा क्या है, जापान में आत्मविश्वास। जापान जब चीन से जीता तो जापान में के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा। वो अब समझने लगे कि बड़ी संख्या की सेना से जीत जाना यानी कि उनका अस्त्र शस्त्र और प्रशिक्षित सेना के रहते जीता गया। अब उनका मनोबल पहले से कुछ ज़्यादा हो गया था। देखिए, प्रभाव के वातावरण, वह मतलब चीन में जो है चीन के लोग जो मंचू सरकार को मानते थे, जब वो चीन हारा जापान से, चीन के लोग जापान के लोग को एक मतलब नीचा भावना से देखते थे। जब देखा कि चीन जापान से हार गया तो मंचू सरकार के लिए वहाँ विरोधाभास स्टार्ट हो गया था। चीन का यूरोपीकरण, चीन के लोग पहले अपना खुद का इज्जत जानते थे, मगर देखा कि जब वह सरकार बुरी तरीक़ा से हार गया है तो चीन भी यूरोप देश के भांति अपने आप को ढालना शुरू कर दिया था। देखिए, चीन साम्राज्य का कटाव, जैसे ही चीन जापान से हारा तो कई रियासतें चीन से अलग होने के लिए चले गए। जापान की शक्ति का विस्तार, देखिए जापान की शक्ति, जब जापान चीन से जीता तो $20 करोड़ के आसपास चीन को देना था जापान को। किस वास्ते? तो उनका जापान का आर्थिक नुकसान हुआ है। पर यहाँ तो हारा चीन था, चीन का भी नुकसान हुआ था, पर चीन को देना पड़ा, उनकी शर्त को मानत। वो पैसे से जापान क्या किया, अपना आर्थिक विकास किया, नए अस्त्र शस्त्र बनाए, और जिसके कारण आगे चलकर रूस को भी हरा दिया था। सातवां क्या, आंग्ल जापानी संधि के बीच जापान ने चीन से युद्ध जीता तो उसका एक शहर था उसको अपने कब्जे में ले लिया, मगर वहाँ पे फ्रांस, जर्मनी ये सब देश बीच में आ गया, तो वहाँ जापान अकेला पड़ गया, तो उस रियायतों को छोड़ दिया था।
सैनिकवाद का उत्थान, यहाँ से जापान में सैनिकवाद का उत्थान होने लगा। मंचू वंश की गरिमा का अंत, लोग मंचू वंश के विरोध में विरोध करने लगे और उसका अंत होना स्टार्ट हो गया था। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।